वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। देखो, टॉपिक्स ऑर्गेनिक के चल रहे हैं। ऑर्गेनिक में ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, तो अगर वीडियोस पढ़े हैं तो प्रॉब्लम कम हो रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। और जिन लोगों को भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है वो लोग कॉल कर सकते हैं, नीचे के वो नंबर्स चल रहे हैं। स्पेशली नीट और जेई वाले 12th वालों के लिए स्पेशली क्रैश कोर्स चल रहा है, तो अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लो। 12th वालों के लिए वैसे ये 9 to 12th तक की क्लासेस जिनको भी लेनी है वो कॉल कर सकते हैं। तो अगर लग रहा है कि हाँ कोई सपोर्ट चाहिए और समझ में आ रहे हैं वीडियोस, तो कॉल करके क्लासेस ले सकते हो। बढ़िया सा अरेंजमेंट है, डाउट क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज़ है, डाउट क्लियर होंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, ये ज़रूरी चीज़ है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ज़रूर। फिलहाल याद रखो, जो लोगों को फिर ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक चैनल और भी है जिसको ज़रूर देखो, कॉन्फिडेंस के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं, वो ज़रूर देखें। ज़िंदगी अच्छी, बहुत हेल्प मिलेगी, पता है। अच्छा खैर, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हेलो अल्केन्स, हेलो ओरिन्स। हो सकता है ये वाइट थोड़ी सी लाइट की वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। हेलो अल्केन्स, हेलो ओरिन्स के कंसेप्चुअल स्टार्ट होने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल, और कंसेप्चुअल में इतने बोर्ड्स के क्वेश्चंस हैं कि तुम्हें मज़ा आ जाएगी। कई बार ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम लोगों को अक्सर होती है, तो वो प्रॉब्लम आज सॉल्व होगी। कंसेप्ट अपनी कॉपीज़ पेन ले के बैठो और स्टार्ट हो जाओ। एक से बढ़कर एक कंसेप्ट तुम्हें बोर्ड्स के मिले हैं। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बेसिकली, और जो मेरी उम्मीद है वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो पार्ट नंबर 1 क्या आता है, SN1 SN2 के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास क्वेश्चन बनते हैं। स्पेशली SN1 SN2 के ऊपर तो तुम्हें पक्का पता ही होगा। SN1 SN2 भले ही ना पूरा पढ़ा हो, लेकिन सुना तो होगा ना। SN1 SN2 के ऊपर क्वेश्चंस मिलते हैं स्पेशली। हेलो एल्केन्स, हेलो ओरिन्स, पहले तो जो ऑनलाइन वीडियोस मैंने डाल रखे हैं प्लेलिस्ट पे, उस पे जा सकते हो। और SN1 SN2 का अलग से वीडियो पड़ा हुआ है, उसको भी देख लो। तो SN1 SN2 की सबसे बड़ी खासियत क्या है, याद रखना। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का कंसेप्ट तो आता ही होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्किल हलाइड। तो याद रखो, सबसे सिंपल सा कंसेप्ट पहले तो ये याद रखो कि SN1 इधर की ओर बढ़ता है। मतलब अगर तुम्हें 2 डिग्री और 3 डिग्री दे दिया जाए तो तुम आसानी से कह सकते हो 3 डिग्री में SN1 तेज होगा। SN2 का बिल्कुल उल्टा कंसेप्ट होता है। SN2 किस तरफ जाता है, 1 डिग्री की तरफ। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पूछा गया है कि इसमें और इसमें कौन SN2 फास्ट देगा। तो SN2 की सबसे बड़ी चीज़ कॉपी पेन में या लिख लेना। SN1 SN2 में SN2 की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होता है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट का मतलब होता है भीड़। तो यहाँ पे तुम अगर देखो तो इससे ये एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। वैसे तो अगर याद रखो तो ये कार्बन है, इस कार्बन से डायरेक्टली Cl जुड़ा हुआ है। और ये कौन सा इथाइल ग्रुप है, एक कार्बन दूसरा कार्बन। यहाँ पे देखो तो ये कार्बन है, एक कार्बन ये लगा है, एक कार्बन ये लगा है, एक कार्बन ये लगा है। तो वैसे भी तुम देख सकते हो कि SN, अगर इन दोनों में बात करें तो SN2 कहाँ पे ज़्यादा तेज़ होता है, सबसे कम होता है 3 डिग्री, तो ये 3 डिग्री है। उससे कम होगा 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में SN2 कम लगता है। दूसरा इसका कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे देखो सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, जबकि यहाँ पे तीन तीन एल्काइल ग्रुप हैं। और तीन तीन एल्काइल ग्रुप होने, एल्काइल ग्रुप बड़े होते हैं, भारी होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसको जगह ही नहीं मिलेगी। जब भीड़ इतनी ज़्यादा, कहीं निकलते हो रास्ते में, अगर भीड़ ज़्यादा होती, क्या उस रास्ते से जाते हो? नहीं। वही हाल तो यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे स्टीरिक इफेक्ट की वजह से SN2 नहीं होती। स्पेशली एक केस उठाते हैं, चलो ये वाला। तो यहाँ पे भी तुम देख रहे हो कि SN2, अगर वैसे सिंपल कंसेप्ट पे जाओ तो SN1 तुम्हें ये पता है सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। तो प्राइमरी में SN2 तेज़ होता है, राइट। प्राइमरी में SN2 तेज़ होता है, तो ये SN2 देगा, ये वाला धीरे देगा। अब बात आती है इस दोनों में, यहाँ तो दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है। हाँ भैया, अभी तक की तो एल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट होते हैं तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो एल्काइल ग्रुप सेम है। यहाँ भी मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल। डिफरेंस क्या आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे Br और I का। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि अगर क्या करा जाए, अगर कोई अच्छा लीविंग ग्रुप लगा दो। लीविंग ग्रुप का मतलब है जो आसानी से मॉलिक्यूल को छोड़ के जा सके, जैसे आयोडाइड बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप होता है। तो आयोडाइड, वैसे सीक्वेंस सबसे अच्छा आयोडाइड, फिर उसके बाद ये मतलब हेलोजन फैमिली में है, ब्रोमाइड, क्लोराइड और उसके बाद फ्लोराइड। तो तुम यहाँ से देख सकते हो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कहाँ है, इस जगह पे। इसलिए ये SN2 फास्ट देगा। वैसे तो लीविंग ग्रुप का इफेक्ट दोनों में देखा जाता है, लेकिन याद रखो फिर भी स्पेशली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है,
लीविंग ग्रुप अच्छा है इसलिए SN2 जल्दी हो रहा है। तो ये 2-3 क्वेश्चंस हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों SN1 रिएक्शन में हमें रेसमिक मिक्सचर मिलता है। SN1 में रेसमिक मिक्सचर का मतलब होता है अगर हमारे पास, अब रेसमिक मिक्सचर क्या होता है यही नहीं पता होगा, जब इक्वल वॉल्यूम या इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए दोनों का, एनेंशियोमर। अब एनेंशियोमर अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब दोनों फॉर्म्स कहते हैं, मतलब D और L। तुम्हें पता है ना, एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की सुपर इमेज होती है और ये इमेज होती है। अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे तो अगर नहीं होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी इन दोनों का। जैसे एक एग्जाम्पल बढ़िया सा तुम देखो, ये मेरा हाथ है, इस हाथ का ये मेरा क्या हो गया, मिरर इमेज। दोनों को रखो, क्या कहीं एक दूसरे के ऊपर आ पा रहे हैं? नहीं। तो नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी क्या करती है, हमेशा एनेंशियोमर। तो इसको और इसको मिला के एनेंशियोमर बोलते हैं। SN1 में एनेंशियोमर इसलिए मिलता है क्योंकि अगर SN1 की मैकेनिज्म देखोगे, जाके वीडियो देखना SN1 का, तो पता चलेगा SN1 में हमारे पास कार्बोकटाइन जनरेशन होता है। ये होता है इस तरह से, मान लो हम एग्जाम्पल की तरह समझा देते हैं। ये कार्बोकटाइन इस तरह का, मान लो टर्शरी कार्बोकटाइन। अब तुम्हें पता है कि अगर कार्बोकटाइन है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। जी हाँ, sp2। और sp2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेन इस तरह से, जैसे मेरा हाथ रखा है। तो अब न्यूक्लियोफाइल ही नहीं पता तो प्रॉब्लम है। न्यूक्लियोफाइल या तो ऊपर से अटैक करके, कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, अभी 3 ही दिख रही, ऊपर से अटैक करेगा तो अलग मॉलिक्यूल बनेगा, नीचे से अटैक करेगा तो अलग मॉलिक्यूल बनेगा। ये और ये दोनों जो कंपाउंड बनेंगे वो दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे एक दूसरे के, इसलिए इन्हीं को इक्वल अमाउंट के होंगे, इसलिए रेसमिक मिक्सचर बनता है। क्योंकि यहाँ पे तुम देखो, रेसमिक का मतलब इक्वल अमाउंट होना चाहिए और दोनों डिफरेंट आइसोमर्स होने चाहिए। तो तुम्हें पता है कि प्लेन स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होगा, इक्वल पॉसिबिलिटी है। अगर एक ऊपर से मॉलिक्यूल अटैक कर सकता है तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल नीचे से, तो पॉसिबिलिटी क्या है, 50-50। इसलिए आसानी से रेसमिक मिक्सचर यहाँ पे बनता है। तो रेसमिक मिक्सचर क्यों बन रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही न्यूक्लियोफाइल्स को अटैक करने के लिए फ्रॉम अप साइड, फ्रॉम डाउन साइड, राइट। तो SN2। अब एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया पूछा जाता है, जैसे एक एग्जाम्पल देखो, ब्यूटेन। ये क्वेश्चन पूछे हुए जनरली तो मज़ेदार बन जाते हैं, मज़ा आ रही होगी। धीरे धीरे चीज़ें ऑर्गेनिक अगर पढ़ रहे होगे वीडियोस से तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो जो लोग भी जैसे क्लास लेना चाहें, जो ऑनलाइन क्लासेस जिनको प्रॉब्लम लग रही, जिनको और सपोर्ट चाहिए, वो कॉल कर सकते हैं। ब्यूटेन 2 ओल, ब्यूटेन 1 ओल। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इन दोनों में से कायरलिटी बताओ, कौन कायरल है। कायरल का मतलब क्या होता है, देखो कार्बन की वैलेंसीज कितनी है। वैसे कार्बन के कंसेप्ट के ऊपर ये और जगहों पे भी कंसेप्ट लगता है, तो केवल ये दिमाग में ना रखना कि ये कार्बन से रिलेटेड है, और भी जगहों पे लग रहा है। लेकिन हाँ, स्पेशली कार्बन के लिए अगर हम बात करें तो हमें ये देखना पड़ता है कि चारों वैलेंसीज, जो कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, वो क्या है, डिफरेंट हैं कि सेम है। अगर सेम है तो हम कहते हैं कि वो कायरल नहीं होगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ, ये फिनाइल लगा दिया, ये Br लगा दिया, ये NO2 लगा दिया, ये हाइड्रोजन, तो कार्बन की चारों वैलेंसीज क्या हैं, डिफरेंट ग्रुप्स पूरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ब्यूटेन 2 ओल, ये हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल लिया, ये ब्यूटेन ओल, ये CH3 बना दिया, इधर H, इधर CH3 और ये एक H। ब्यूटेन 1 ओल का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 CH2 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 OH। अब जानते हो क्या है, साफ साफ देखो, हमें उस कार्बन पूछा जाता है इन दोनों में से कायरल कौन सा है, ये कायरल है या ये कायरल है। तो साफ साफ दिख रहा है, इस कार्बन को देखो तो यहाँ पे एक वैलेंसी इसने पूरी की, एक वैलेंसी इसने, एक इसने, क्या चारों डिफरेंट है, डिफरेंट है। अच्छा यहाँ पे देखो इस कार्बन को, साफ साफ पता चल रहा है 2 वैलेंसीज तो यहाँ हाइड्रोजन ही पूरी कर रहा है, सेम ग्रुप है, इसका मतलब कायरल नहीं होगा। है आसान चीज़, कितनी आसान चीज़ है। तो एलो एल्केन्स वगैरह ये सब पढ़ोगे तो बड़ा मज़ा आती है। अब आज जो बहुत बढ़िया कंसेप्ट होने जा रहे हैं, वो एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जो ज़्यादातर केसेस में हेलो एल्केन्स में दिखता है, और वो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मिलते हैं। ये बड़ा नालायक टाइप का है, ये परेशान भी करता है लोगों को। अब इसके ऊपर क्वेश्चन सुनो, कम से कम नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब समझ सकते हो, मतलब आते नहीं हैं, पूछे जा सकते हैं। और जो आए हुए हैं उनमें से क्वेश्चंस देखो। सबसे पहले ये कार्बन और इस क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्वेश्चन आता है। एक और एग्जांपल इसी के साथ ले रहे हैं, इसे कहते हैं साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड।
या फिर इसको कहेंगे क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब सवाल ये है कि पूछा ये जाता है, देखो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, पूछा जाता है कि ये बॉन्ड लेंथ, क्योंकि देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, और तुम्हें पता है सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है डबल बॉन्ड से, ये बात याद रखना। पूछा जाता है यहाँ की बॉन्ड लेंथ इस वाले कार्बन और Cl की क्लोरोबेंजीन में जो CX बोल दो या हेलोजन को Cl बोल देते हैं या कुछ बोलते हैं, पूछते हैं बॉन्ड लेंथ यहाँ पे CX की कम क्यों होती है साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड वाले CX से। अब यहाँ पे एक हम इसलिए लिख रहे हैं कि ये याद रखो कि क्या याद रखना है कि सेम हम लोग कंसेप्ट सेम रहा है, BR भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये लोन पेयर उतरते हैं कहाँ पे? कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। तो अगला स्ट्रक्चर सिर्फ समझ लो, क्योंकि रेजोनेंस इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट होता है और उसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अब बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया ना, और डबल बॉन्ड छोटा होता है, इसलिए तुम्हें रीज़न क्या देना है कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इसलिए छोटी है क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है, वो होता है डाइपोल मोमेंट के ऊपर। देखो डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला दिया जाता है, चार्ज कितना है, डाइपोल का मतलब होता है एक मान लो चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, ठीक है, इनके बीच में एक फोर्स लगती है, उसको हम लोग कहते हैं। तो एक सिस्टम होता है जहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का चार्ज हो, लेकिन उनके बीच में क्या हो, दूरी। और यही चीज़ है कि चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये सीधा सा कंसेप्ट होता है। अब इसके क्वेश्चन जानते हो कई पूछे गए कि यहाँ पे ये बॉन्ड आप साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, ज़्यादा है या कम है। चलो देख लेते हैं। हमें ये पता है डाइपोल मोमेंट तभी ज़्यादा हो सकता है जब ये चीज़ ज़्यादा हो और ये चीज़ भी ज़्यादा हो, राइट, इसके अलावा कुछ नहीं। डाइपोल मोमेंट, अब देखो यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कार्बन क्योंकि डबल बॉन्डेड है इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा कि नहीं। ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें यहीं से नहीं, हो सकता है वो क्वेश्चन यहाँ से भी दे दें, CH3Cl के बारे में भी पूछ लें, कोई भी अल्किल हैलाइड, लेकिन क्लोरोबेंजीन को छोड़ के। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, चार्ज का सेपरेशन, ये जो चार्ज, ये तो लेंथ दिख रही ये, और यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन कब आएगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके कंपैरिजन में sp3 वाला कार्बन जो होता है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2 वाले से। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होने की वजह से क्या हुआ, चार्ज का सेपरेशन कम होगा। क्या लिख सकते हो, चार्ज सेपरेशन स्मॉल या स्मॉल चार्ज सेपरेशन। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भाई हमें पता है कि sp2 वाला जो कार्बन होता है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके बीच में डिफरेंस कम आ रहा है। अब ज़रा यहाँ पे देखो, वैसे इसका 3.5 के अराउंड होता है क्लोरीन का। यहाँ पे तुम्हें और दूसरा कंसेप्ट है इसका, क्लोरोबेंजीन में अभी तुमने देखा कि बॉन्ड लेंथ डबल हो जाती है, इसका मतलब छोटी हो जाती है, तो रेडियस डिस्टेंस कम, क्लोरीन और कार्बन के बीच का डिस्टेंस भी कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है रेजोनेंस की वजह से। दूसरा, चार्ज भी कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। तो ये दो रीज़न। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लेंथ तो ज़्यादा है ही है, एक चीज़ तो ये हो ही गई, साथ में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हो इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। डिफरेंस याद रखना, ये पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना लिख देना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई या लार्ज, हाई बोल को लार्ज बोलो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा आने की वजह से चार्ज सेपरेशन ज़्यादा हुआ है, क्यू ज़्यादा हो गया, और साथ में डिस्टेंस भी बढ़ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया। तीसरा इसी से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यही बॉन्ड लेंथ। और देखो डाइपोल मोमेंट हो गया, स्मॉल लेंथ हो गई, चार्ज सेपरेशन हो गया, सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे हैं, रेजोनेंस के ऊपर।
तो यहाँ पे तुम देख रहे हो रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ छोटी हो रही, साथ में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेशन कम हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, कम है। देखो लिख लेना इसको कॉपी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तभी कम हो सकता है जब दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कम हो, चार्ज सेपरेशन कम हो जाता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट पूछा गया इसी से जुड़ा हुआ कि क्लोरोबेंजीन, ये जो क्लोरोबेंजीन है डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजिली। अब सवाल ये है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो एल्केन्स में ज़रूर पढ़ो। जनरली रिएक्शन इस तरह से होता है कि कोई हेलो एल्केन है और कोई न्यूक्लियोफाइल है, मान लो, सपोज करो एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो यहाँ से X माइनस निकलता है, OH माइनस आके जुड़ जाता है, तो ROH बन गया प्लस HX बन गया। अब पूछा जाता है कि क्यों यहाँ पे आसानी से Cl नहीं निकल सकता, यही बोला जाता है, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये नहीं देता। क्या आसानी से जो कार्बन और Cl के बीच की बॉन्ड है वो आसानी से टूटता नहीं, क्यों? अभी तुम्हें रीज़न पता चला कि क्योंकि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। अब जब डबल बॉन्ड हो जाता है तुम्हें पता है सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा पावरफुल मजबूत बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। जब ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी तो बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, जब आसानी से नहीं टूटेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी आसानी से नहीं होगा। तो ये भी एक रीज़न इसका दिया जाता है। कितने क्वेश्चन हो गए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे रहा है, डाइपोल मोमेंट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, बॉन्ड लेंथ कम हो रही, और सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं। इससे हमेशा कंपेयर करा जाएगा तो साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड को, या फिर तुम्हारे पास कोई क्लोरोमीथेन या क्लोरोइथेन कुछ भी दे दें, तो ये एक सिंपल सा रीज़न होता है। इस वजह से हमारे पास जो मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो नहीं होता। 3 पॉइंट्स हो। अच्छा, एक और रीज़न भी दे सकते हो जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है कि अगर ये बॉन्ड टूट भी जाए, अगर ये बॉन्ड टूट भी जाए तो तुम्हें पता है यहाँ पे जो चीज़ बनेगी Cl माइनस निकल जाए तो ये बनेगा, और ये बहुत अनस्टेबल होता है, इसलिए बन ही नहीं सकता। तो ये 2 रीज़न्स होते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। पूछा जाता है कि अगर हम कोई ग्रुप ऐड कर दें, जैसे मान लो हमने ये कंपाउंड लिया, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमने Cl लिया था लेकिन NO2 ग्रुप लगा दिया है, तो बताओ अब क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा? हाँ, अब थोड़ा सा आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। उसका रीज़न क्या है? ये देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मान लो OH माइनस आया अपना नेगेटिव चार्ज लेके, तो जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेने की देगा, तुम्हें पता है यहाँ से Cl नहीं निकल सकता था क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आता, बहुत अनस्टेबल था। तो जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल का मतलब ही होगा क्या, अपने साथ वो नेगेटिव चार्ज लाएगा। वो नेगेटिव चार्ज ये रिंग से जैसे ही जोड़ेगा, NO2 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए ध्यान से समझ लेना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या होता है, नेगेटिव चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेना। तो ये अपने साथ नेगेटिव चार्ज जो लाया वो NO2 ने अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया, है ना। जब एब्जॉर्ब कर लिया तो वो नेगेटिव चार्ज इस रिंग पे रहा नहीं, जिसकी वजह से रिंग अनस्टेबल नहीं हुई। तो अनस्टेबिलिटी से रोका किसने, NO2 ने। क्या कर रहा है वो, इसको एक और वर्ड याद रखो, डिस्पर्सल ऑफ चार्ज। डिस्पर्स, द नेगेटिव चार्ज इज बीइंग डिस्पर्स्ड, आसानी बहुत दूर तक की फैल गया है। तो ये नेगेटिव चार्ज जब आया अपने साथ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव चार्ज लाया, वो नेगेटिव चार्ज इसने एब्जॉर्ब कर लिया, डिस्पर्स कर दिया, जिसकी वजह से ये स्टेबल रहा और फिर आसानी से यहाँ से Cl माइनस निकल सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तब हो सकती है क्लोरोबेंजीन में या हेलोबेंजीन्स में जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो। इसका बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल होता है और ये पूछा जाता है कि ये देखो यहाँ पे ये कंपाउंड बहुत आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकता है, ये बहुत आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इसमें पानी भी डाल दो, वार्म वाटर, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वार्म वाटर डालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सीधे सीधे OH ग्रुप आ जाता है और इसको कहते हैं हम लोग पिक्रिक एसिड, NO2 NO2 NO2। और ये आसानी से इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे थे, इसलिए रिएक्शन बहुत आसानी से हो गया, जबकि आसानी से होता नहीं।
तो ये भी एक क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट हम लोग किस चीज़ पे मूव कर रहे हैं, एक तो पार्ट हमारा ये हो गया SN1 SN2 के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कुछ पार्ट हम लोग हेलो एल्केन्स से रिलेटेड करे ले रहे हैं। हेलो एल्केन्स के जैसे मान लो अब क्वेश्चन ये पूछा गया CH3Cl और उसके बाद ले लिया CH3F, उसके बाद ले लिया CH3Br, उसके बाद ले लिया CH3, कौन सा बचा Cl। तो पूछा गया कि सॉरी आयोडाइड, पूछा गया अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस चीज़ पे, मॉलिक्यूलर वेट पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिख लेना कि अगर कहीं क्वेश्चन इस बारे में आ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है या कम है, तो 3 कंसेप्ट को याद रखो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो रही, पहली चीज़। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी हो सकती है जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, अभी आगे चल के देखेंगे अल्कोहल्स फिनॉल्स में ये केसेस बहुत आएंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट होता है मॉलिक्यूलर वेट। तो हम लोग इस चीज़ पे गौर करते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ती हैं, जिन्हें हम दूसरे नाम से जानते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो तुम्हें पता है फ्लोरीन का सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट है पहला, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया। मॉलिक्यूलर वेट काउंट करके देखोगे सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसका आ रहा है, तो हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, फोर्थ वाले का। यानी कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाए तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, इस तरह का क्वेश्चन आता है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब आएगी, ये अल्कोहल फिनॉल्स वाले कंसेप्चुअल में ज़रूर देखना कैसे होती है। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH3 CH2 CH2 Cl, एक ये मॉलिक्यूल ले लिया और एक मॉलिक्यूल हमने ये ले लिया। बोला बताओ ये दोनों पोजिशनल आइसोमर्स हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, पूछा जाता है ये दो हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, अभी बताया। अब मॉलिक्यूलर वेट सेम है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ। तो आसानी से एक चीज़ समझ लो कि अगर बॉइलिंग पॉइंट दोनों मॉलिक्यूलर वेट सेम है और किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, जैसे इस केस में इसका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी चेन है ये स्ट्रेट है। अब कोई चीज़ अगर स्ट्रेट होगी तो जैसे मान लो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, इसको देखो, अगर ये दो स्ट्रेट हैं तो इनका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा। सरफेस एरिया को आसानी से बैठ पा रहे हैं। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से, सरफेस एरिया ज़्यादा है जिसकी वजह से क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। जब स्ट्रॉन्ग होगी तब मॉलिक्यूल नज़दीक नज़दीक रहेंगे, उनको बॉयल करने के में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। इस वाले केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि चेन जो है वो ब्रांच्ड हो रही। देखो यहाँ से अगर इसको सही से देखें तो ये इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल दिखेगा, ब्रांचिंग हो गई है, सीधे से याद रखो ब्रांचिंग। और ब्रांचिंग की वजह से क्या हो रहा है, कॉम्पैक्टनेस, ये अरेंजमेंट, इनकी ब्रांचिंग की वजह से क्या हुआ, सरफेस एरिया कम हो गया। ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, कम। तो ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हें मिलते हैं, इस चीज़ पे भी ध्यान रखना। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम आ रहा है और क्या डिफरेंस आ रहा है उनके, कौन सी चीज़ में, उनके स्ट्रक्चर में, तो ये देख लेना कि जिसमें ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई ये दोनों सेम है ऑलमोस्ट क्वेश्चन, और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन में करवाए हुए हैं। KCN और AgCN का केस सिंपल सा है, लेकिन पूछा जाता है ये बनाता है नाइट्राइल्स यानी कि साइनाइड्स, और ये बनाता है आइसोसाइनाइड्स। अब नाइट्राइल्स को ही क्या कहते हैं, साइनाइड्स। तो साइनाइड्स का मतलब तो जानते होगे, साइनाइड CN ग्रुप, ये बनाता है AgCN। ठीक इसी तरह से तुम्हारे पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला कंपाउंड K2 पोटेशियम नाइट्राइट, ये बनाता है कौन सा ग्रुप, नाइट्राइट, और AgNO2 बनाता है क्या, नाइट्रोएल्केन्स। ऐसा क्यों? सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो KCN और KNO2 दोनों का कंसेप्ट सेम है, डिफरेंस नहीं। तो यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड हो या KNO2 हो, दोनों आयनिक कंपाउंड हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ब्रेक कर जाते हैं आयंस के फॉर्म में। जैसे अब यहाँ पे KCN, तो KCN कैसे टूट गया, K+। देखो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये ध्यान रखना, इसको याद भी रखना। इसी तरह से KNO2 टूटता है K+ONO, O पे नेगेटिव चार्ज आया,
तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर्स। यहाँ पे तुम देख रहे हो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो अगर एल्काइल ग्रुप ले लोगे, मान लो RX, तो RX तो टूट जाएगा R प्लस में, और X माइनस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो अगर साइनाइड जुड़ेगा तो C से जुड़ेगा, अगर KNO2 जुड़ेगा तो ऑक्सीजन से इस तरह से जुड़ेगा। तो हमारे पास एल्काइल साइनाइड्स या फिर एल्काइल नाइट्राइट्स, एल्काइल नाइट्राइट बोला था, एल्काइल नाइट्राइट, नाइट्राइट ये वर्ड याद रख, नाइट्राइट। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवेलेंट। ठीक इसी तरह से यहाँ पे तुम देखो ये दो कंपाउंड Ag वाले ये क्या हैं? कोवलेंट। तो कोवलेंट होने की वजह से ये आयंस के फॉर्म में तो टूट नहीं पाएंगे। जब आयंस के फॉर्म में टूट नहीं पाएंगे तो R ग्रुप के साथ जो एल्किल हलाइड का R ग्रुप होगा उसमें नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से जुड़ता है। तो यहाँ पे एक वर्ड और भी आता है, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्बिडेंट। तो इसको ज़रूर देखो, इसको पढ़ाया गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, हैलो एल्केन्स में जाओगे वहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों केसेस भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया था कि CH3Cl में हमने डाल दिया है KNO2, प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो यहाँ से लोग NO2 इसका आंसर लेके आए थे, CH3NO2 गलत नहीं था आंसर, क्योंकि KNO2 में ऑक्सीजन से कनेक्शन है, नाइट्रोजन से नहीं। ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है तो हम उसे कहते हैं नाइट्राइट, नाइट्राइट। यहाँ पे तो कनेक्शन नाइट्रोजन से हो रहा था, ये नाइट्रोमीथेन है। अगर यहाँ कनेक्शन KNO2 है तो ये कनेक्शन हुआ होगा ONO, हालांकि लिखा सेम तरह से जाता है मिथाइल नाइट्राइट, मिथाइल नाइट्राइट। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस कुछ बनते हैं। अब दूसरा पार्ट हमारे पास आता है कि और इसमें क्या चीज़ डिस्कस हो सकती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कि अगर मान लें हम एक क्वेश्चन है अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH, इनका डिफरेंस क्या है? देखो अब ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि अल्कोहलिक KOH में एल्किल हलाइड जो भी हेलो एल्केन होता है, एल्किल हलाइड वो कन्वर्ट हो जाती है किस में? एल्कीन में। जबकि एक्वस KOH से एल्किल हलाइड किस में कन्वर्ट होती है? एक्वस से अल्कोहल। तो ये डिफरेंस क्यों आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, ये डिफरेंस क्यों आया? देखो अल्कोहलिक KOH का मतलब अल्कोहल इस तरह से होगा, उसमें KOH होगा। अब होता क्या है, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सा कंसेप्ट आता है यहाँ पे। KOH बेसिकली अल्कोहलिक अल्कोहलिक KOH क्या बनाता है? यहाँ से बेस है ये H+ आयन निकालता है, यहाँ पे RO- बनता है। ये पोटेशियम आयन किसके साथ रिएक्ट कर जाता है? ये पोटेशियम आयन रिएक्ट कर जाएगा यहाँ से। तो अल्कोहलिक KOH जब यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब जो तुम्हारे पास बेस बन रहा है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग, और एक्वस KOH में सिर्फ और सिर्फ OH- होता है। अल्कोहल की प्रेजेंस फिर से बताए दे रहे हैं। देखो यहाँ से हुआ क्या है पहले समझो, KOH टूटा होगा, K+ OH- में बेस होता है, ये OH- ने इसके H+ के साथ रिएक्ट कर दिया, तो यहाँ पे KRO, इसको कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। और पता होगा विलियमसन ईथर, थोड़ा सा पार्ट अलग है लेकिन बस याद करने के लिए एल्कोक्साइड आयन यहाँ पे बन रहा है, और ये एक बहुत अच्छा बेस होता है एज़ कम्पेयर टू जो एक्वस केस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास OH- है। तो OH- और RO- में ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये क्या कराता है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन होती है। तो तुम्हें जब ये बताना पड़ेगा एल्किल हलाइड से एल्कीन बनी है तो एलिमिनेशन याद करो, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन इसलिए हो रही क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है और वो क्या कर रहा है, रिमूव करा रहा है H को। तो यहाँ पे ये एलिमिनेशन देता है। ये रट लेना, एलिमिनेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है RO-, जबकि ये क्या दे रहा है, सब्स्टिट्यूशन। बस इतना सा आंसर तुम लिख दोगे, आंसर ख़त्म हो जाएगा। अब एक और सवाल भी बनता है, वो चीज़ ये है कि बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं। साइनाइड्स तो तुम लोगों ने देख लिया, डाइपोल मोमेंट भी देख लिया, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी देख ली। अब एक क्वेश्चन और बचता है जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और बन जाता है। देखो सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ अगर हम एक क्वेश्चन उठा लें, मिसिबिलिटी या फिर
हम कहते हैं कि किसी चीज़ कोई चीज़ पानी में डिज़ोल्व हो सकती है या नहीं, तो पानी में केवल पोलर चीज़ लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, ये कंसेप्ट सुना होगा, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, है ना, सुना है ना, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन तुम्हें पता है पोलर है, पोलर का मतलब होता है क्योंकि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए पार्शियल सेपरेशन आता है तो पोलैरिटी होती है, लेकिन फिर भी ये इमिसिबल होते हैं, पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। उसका रीज़न क्या है, दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रीज़न क्या है, एल्केल हैलाइड्स जो हैं वो इमिसिबल हैं, एल्केल हैलाइड्स हेलो एल्केन्स इमिसिबल होते हैं पानी में। क्यों इमिसिबल की स्पेलिंग देख लेना, पता नहीं, इमिसिबल हैं बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सिंपल से ये कंसेप्ट याद रखना कि इमिसिबल है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ पानी में तब डिज़ोल्व हो सकती है जब वो पोलर हो, और उससे भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पा रहा है कि नहीं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट देखना है तो ज़रूर अल्कोहल्स फिनॉल्स वाला जो कंसेप्चुअल है उसको ज़रूर देखना, उससे हेल्प हो जाएगी। तो ये क्यों नहीं देख ही लेते हैं, फिर से याद करो, पहले ही जो कंसेप्ट हम लोगों ने उठाया था उसी के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि अगर मान लो क्लोरोबेंजीन की हम बात करें तो क्लोरोबेंजीन यहाँ पे Cl क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरीन तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होने से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन खींच लेगी तो दूसरे के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, लेकिन उसके बाद भी आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो या फिर पैरा पे भेजता है। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा है, ये भी ऑर्थो बोली जाती है। तो ऐसा क्यों है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऐसा क्यों? देखो, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को तो खींच लेगा, बिल्कुल सही, लेकिन साथ में इसके लोन पेयर्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होने की वजह से क्या होता है, ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे भेजता है। लेकिन डीएक्टिवेटिंग क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचे ले रहा है रिंग से। बात समझ में आ गई? तो इसमें याद रखना सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट का यूज़ है, वो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो डीएक्टिवेट कर देता है रिंग को डीएक्टिवेट करता है, लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉन पेयर अपने रिंग के अंदर डाल रहा है, जिसकी वजह से ये ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पे अपना इफेक्ट शो करेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं कॉन्सेप्चुअल, और भी इसमें जो बचे हुए हैं वो फर्दर जो दूसरा टॉपिक है अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स का, उसमें ज़रूर देख लेना, ऊपर की ओर दिया। जिन लोगों को भी ऑनलाइन क्लास लेनी है वो लोग ज़रूर कॉल करना, नीट के लिए पूरा कोर्स जिसको ख़त्म करना है वो स्पेशली इन सब चीज़ों को ज़रूर देखो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीट और जेई के लिए। क्लास 12th 11th वाले ज़रूर पढ़ना, जो यहाँ पे 2 years का कोर्स भी है, 11th to 12th ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ उसमें टेस्ट वगैरह हैं, टेस्ट सीरीज़ है, तो ज़रूर उसको फॉलोअप कर लो। अगर लगे कि हेल्प चाहिए तो ज़रूर एक अच्छी हेल्प हो सकती है। तो कोशिश करो, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने छोटे भाई बहन को भी बता दो, 9 से लेके जो नीट और जेई केमिस्ट्री के लिए क्लासेस चल रही वो लोग ले सकते हैं क्लासेस, नीचे के वो नंबर्स हैं। और उन लोग अगर लगे मतलब इम्प्रूवमेंट चाहिए, थोड़ा इम्प्रूवमेंट आए, बढ़िया इम्प्रूव करो, आसानी से कंसेप्ट समझ में आए, तो कॉल ज़रूर करो, हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। और स्पेशली जो लोग दूसरे चैनल को ज़रूर देखो, ज़िंदगी अच्छी। टिल देन बाय।